फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आरसीसी की जो थ्योरी की क्लास चल रही है उसमें हम लोग टॉपिक पहुंच चुके हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम के बारे में आज हमारा क्लास रहने वाला है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपकी जो सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम होती है। पहले मैं एक आपको शब्द यहाँ पे आया है सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। तो आपने बीम का ये स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। इस तरीके से अगर आप देखोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बीम दिखती है। और इस बीम में जब आप इसका क्रॉस सेक्शन काट करके देखोगे तो ये बीम आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसका बीम का ये क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे आपको इसकी डायमेंशन वगैरह अगर हम आपसे कहें तो ये ब्रीथ और इसकी ये डेप्थ इफ़ेक्टिव और आपकी टोटल डेप्थ यहाँ तक कैपिटल डी, और यहाँ पे आपको रीइंफोर्समेंट नीचे की ओर दिखाई पड़ेगा। और यहाँ से आपका जो है एक एक्सिस दिखाई जाती पड़ेगी जिसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। और ऊपर की ओर आपका कंप्रेशन जोन, नीचे आपका टेंशन जोन, और रीइंफोर्समेंट के सेंटर से तक की जो डेप्थ होगी वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ आपकी डी रहने वाली है। और यहाँ पे आपका इफेक्टिव कवर और रीइंफोर्समेंट के आउटर साइड से यहाँ तक का आपका क्लियर कवर आपका रहने वाला है। हालांकि ये शब्द अभी आपको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको ये जो सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम टर्म आया है इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कभी ऐसे क्रॉस सेक्शन या कभी ऐसी बीम जिसके केवल टेंशन साइड में ही रीइंफोर्समेंट का प्रबलन का प्रावधान किया जाए, मतलब जब केवल टेंशन साइड में ही रीइंफोर्समेंट को दिया जाए तो उसे ही कहा जाता है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अभी आप आगे डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में आपने नाम सुना होगा। जब आपके टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइडों में रीइंफोर्समेंट को दिया जाता है तो वो आपकी डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम होती है। तो ये शब्द आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको बता दूं बहुत ही छोटी क्लास होती है, मुख्तसर सी क्लास रहती है। तो आप इन सभी क्लासेस को देख लिया करें। और रोज़ाना के बिहाफ पर एक क्लास आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की और एक आरसीसी की थ्योरी क्लास देखने को मिलती है। ये सारे टॉपिक हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि एकल प्रबलित कंक्रीट धरन की जो आनमन सामर्थ्य होती है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरी आपकी स्टार्ट होती है और रीडिंग करते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में, इसीलिए लिखा हुआ है और आपको समझना है क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम के बारे में। जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम, तो नज़र में आप ये अपने सिंपली सपोर्टेड बीम अगर आपसे कहूँ तो ये आपकी बीम होती है। इसको ध्यान में रखिए कि जब इस बीम पर ऊपर इसकी लंबाई में इसके सामने फिगर बना हुआ है, हाँ ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर को आप देख लीजिए। ये आपकी बीम है और इस बीम में जो आपका है यहाँ पे लोड आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पे इसका रीइंफोर्समेंट है ये आपका, और ये आपका लोड आ रहा है, डेप्थ है, स्पेन है, कवर है यहाँ पे। तो जब इसमें देखना ये है कि जब कभी ऊपर से लोड आता है तो लोड आने के बाद आपके जो सेक्शन है, आपकी जो बीम है उसमें बेंडिंग होती है, मतलब आनमन होती है, वो झुक जाती है। और झुकने पर ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है वो आपका कंप्रेशन में चला जाता है और नीचे आपका तनाव आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसको हम लोग टेंशन जोन कहते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कौन सा जोन होता है तो आपका कंप्रेशन जोन होता है। वहाँ पे आपकी जो इसकी लेयरें होती हैं वो लेयरें आपकी कंप्रेस होती हैं, और जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जाओगे वहाँ पे तनाव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं, अभी आपको जब यहाँ पढ़ोगे तो क्लियरिटी होगी कि जब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर इसकी लंबाई में अक्ष के लंबवत भार पड़ता है तो यह एक वृत्त की चाप या धनुष की भांति नीचे की ओर झुकता है। आपने देखा बीम यहाँ पे लोड आएगा तो ये कुछ इस तरीके से आपकी जो है झुक जाएगी। खंड की बल शून्य रेखा मतलब जो सेक्शन होगी उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर क्षेत्र में संपीड़न प्रतिबल, मतलब जो भी आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी उसके ऊपरी जोन में आपका क्या जाएगा, आपका कंप्रेशन जोन जाएगा, और नीचे की क्षेत्र आपका टेंशन प्रतिबल जो है जनरेट होंगे।
चूँकि सीमेंट कंक्रीट आपको मैंने पहले बताया था कि जो सीमेंट कंक्रीट आपकी होती है वो संपीड़न में तो पर्याप्त सामर्थ्य रखती है, परंतु तनन प्रतिबलों के प्रति बहुत कमज़ोर रहती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, धन खंड के जो निचला भाग होता है उसमें इस्पात का हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, रीइंफोर्समेंट दे देते हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि ऐसे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रबलित कंक्रीट धरन जिनके केवल तनन क्षेत्र में ही प्रतिबल वहन करने के लिए इस्पात का प्रबलन या रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो उसे हम लोग एकल प्रबलित धरन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स कंक्रीट उनके नाम से भी इसे जानते हैं। आगे हम लोग चर्चा पढ़ते हैं कि सिंगली रीइंफोर्स बीम सेक्शन आपकी जो होती है वो आपकी क्या होती है। तो सिंगली रीइंफोर्स बीम सेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी आपकी सिंगली रीइंफोर्स बीम सेक्शन आपकी होती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर के जो ये हैचिंग वाला जो लाइन है आपका वो संपीड़न क्षेत्र को बयां कर रहा है, और नीचे का क्षेत्र आप जहाँ पे ये देख रहे हो ये आपका क्या है, ये सब आपके रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए गए हैं और प्रबलन इस्पात जिसे हम लोग कहेंगे, और इसको हम लोग AST से डिनोट करेंगे, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे कंप्रेशन जोन की जो डेप्थ है उसको x माना गया है, और रीइंफोर्समेंट तक की जो डेप्थ होती है वो स्मॉल d होती है। तो अगर हम लोग रीइंफोर्समेंट और ये न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को निकालें तो हमको d में से x को निकालना होगा। तो d - x आपकी ये डिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट किया गया है। और जो भी आपका ये रीइंफोर्समेंट पड़ा हुआ है उस रीइंफोर्समेंट के आउटर साइड से लेकर के और बीम के टॉप मतलब बॉटम तक की जो डिस्टेंस होती है वो ही आपकी क्लियर कवर कहलाती है, इसको हम लोग शुद्ध आवरण कहते हैं। और इसके ऊपर जो आपका होता है रीइंफोर्समेंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसके सेंटर तक की अगर हैचिंग मान लीजिए आप वाले अब रीइंफोर्स के सेंटर तक अगर हम लोग ये कहाँ से नापें तो ये हमारा होता है इफेक्टिव कवर आपका। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो आगे और हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा यहाँ पे बी है वो हमारी धरन की क्या है, कुल चौड़ाई है, और यहाँ पे डी जो हमारी है वो बीम की कुल डेप्थ है, और यहाँ पे स्मॉल डी जो है आपकी वो इफेक्टिव डेप्थ है जो कि धरन के ऊपरी सिरे से प्रबलन इस्पात के सेंटर तक की दूरी होती है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के बारे में दिया गया है कि न्यूट्रल एक्सिस अर्थात धरन खंड में संपीड़न क्षेत्र व तनन क्षेत्र को डिवाइड करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, इसे बल शून्य रेखा या उदासीन अक्ष भी कहते हैं। ऊपरी सिरे से बल शून्य रेखा की गहराई को ज्ञात करने के लिए आपको x ने देखा था, आपको x याद किया गया था, और AST आपका जो होता है वो प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल आपका होता है। तो ये इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। और हम लोग आगे अगर मूव ऑन करें तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो भी आपके प्रबलन इस्पात हमारे होते हैं इनको बाहरी प्रभाव जैसे कि टेम्परेचर, नमी, अग्नि, वायु इत्यादि से सुरक्षित रखने के लिए कंक्रीट के साथ पूर्ण अभिलाग बनाए रखने के लिए छड़ों पर कंक्रीट का मोटा आवरण दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी आप एक शब्द पढ़ोगे कि जो इफेक्टिव कवर होता है या फिर आपका जो कवर होता है वो कितना होता है। तो इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हमको रीइंफोर्समेंट में हमारी जो रीइंफोर्समेंट बार होती है वो पर्याप्त जो है ओपन टू एटमॉस्फेयर ना रहे और कंक्रीट के अंदर ही रहे, अदरवाइज स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या फिर उसमें जंग वगैरह लगने का शुरुआत हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो छड़ों के केंद्रक से धरन के निचले सिरे तक की दूरी को हम लोग इफेक्टिव कवर कहलाती है। कैलकुलेशन में इफेक्टिव कवर पर ही विचार किया जाता है। ठीक है, और कुल गहराई अगर हम लिख करना चाहें तो हमारी जो प्रभावी गहराई है और जो प्रभावी आवरण है उन्हीं को मिलाकर के हम लोग कुल गहराई यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रबलन जो हमारी रीइंफोर्समेंट होती है उनके बाहरी सिरे से धरन के निचले सिरे तक की जो शुद्ध दूरी होती है वो आपकी क्लियर कवर कहलाती है। इस फिगर के समझ सकते हैं कि हमारा जो इफेक्टिव कवर होता है और आपका जो क्लियर कवर है या फिर आपका जो इफेक्टिव कवर है वो आपका क्या रहने वाला है। तो इफेक्टिव कवर हमेशा रीइंफोर्समेंट के सेंटर डिस्टेंस से लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कभी कभी ऐसा लिखते हैं कि इफेक्टिव कवर जो हमारा होगा क्लियर कवर तो होगा ही होगा, प्लस उसमें
आपका डायाप स्टीरअप भी ऐड हो जाता है और मेन बार का जो होता है डायाप I2 हो जाता है। तो आई होप आपको ये शब्द, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी कि क्या आपका किस तरीके से इसका बीम का झुकाव होता है और क्या क्या शब्द होते हैं। आगे की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर को, आगे के टॉपिक्स को। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।